नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा, यूनिट ऑफ यूपीएससी अखाड़ा। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक रिव्यू 2023-2024। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा रिलीज ये डॉक्यूमेंट है। हम ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आरएस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हम ये कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं आपको। चैप्टर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया, मैक्रोस्कोपिक ट्रेंड्स वाला। आई होप आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको एक ओवरव्यू पूरा मिल जाए। उससे पहले हम एग्जीक्यूटिव समरी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और उससे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस था प्री का और मेंस का, ये सारी चीजें कर चुके हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी हम इस कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इकोनॉमिक सर्वे के देखेंगे, जो कि आरपीएससी आपको आरएस प्रीलिम्स 2024 जो कि 2 फेब 2025 को होने वाला है, उसमें पूछ सकती है। वो भी एक वीडियो में पूरा बनाऊंगा, 2-3 घंटे का वीडियो बना दूंगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी होंगे वो आपको पढ़ाए जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल सेकंड हम शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 2023-2024 में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा किए गए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किए गए जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं जो राजस्थान स्टेट के अंदर चलाई गई हैं, उनका पूरा एक ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले बात कर ली जाए तो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड की अगर बात की जाए करंट प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस में, तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर का रहा है 2.05 लाख करोड़, ठीक है। ये किस में रहा? कांस्टेंट में। कांस्टेंट में आपको पता है हमेशा कम रहता है। ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड करंट प्राइसेस की बात की जाए तो रही है 3.82 लाख करोड़। डन। ग्रोथ रेट की बात की जाए तो पिछले फाइनेंशियल ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में 23-24 में 9.64 करंट प्राइसेस में ग्रोथ रेट हुई है। कितनी हुई है? 9.64। कौन से सेक्टर में? एग्रीकल्चर सेक्टर में। और अगर कांस्टेंट प्राइसेस की बात की जाए तो 2.13% ग्रोथ रेट हुई है कांस्टेंट प्राइसेस में, और 9.64% ग्रोथ रेट हुई है करंट प्राइसेस में। डन। ये 4 वैल्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपकी ये जो 2 वैल्यूज हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो एग्जाम में मतलब पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार इसको समझ लीजिए। एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अगर अपन देखें तो ऑलरेडी ये मैक्रोस्कोपिक इंडिकेटर्स में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर रिवीजन हो जाए इसलिए 26.72% जो है वो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर है इन करंट प्राइसेस के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। एग्रीकल्चर सेंसस 2015 की बात की जाए तो टोटल लैंड होल्डिंग्स जो है वो 76.55 लाख है। मतलब टोटल जो जिन खेतों में खेती होती है उनकी जो लैंड होल्डिंग्स का जो ऑपरेशनल नंबर है वो है 76.55 लाख। कुछ छोटी है कुछ बड़ी है, टोटल ये हो जाता है, ठीक है। तो यहां इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रोथ रेट ऑफ करंट प्राइसेस 9.64%, ग्रोथ रेट एट कांस्टेंट प्राइसेस 2.13%, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना है? 26.72% ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन करंट प्राइसेस, ठीक है। करंट प्राइसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कांस्टेंट प्राइसेस से। जीएसवीए ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड कांस्टेंट प्राइसेस की बात करें तो 2.05 लाख करोड़ होता है, और ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड अगर बात की जाए तो 3.82 लाख करोड़ होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्या है? ये कितना शोइंग की ग्रोथ, मतलब इतनी 2015-2016 में एग्रीकल्चर सेंसस के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स थी, जो कि 2010-11 में कितनी थी? 68.88। ये बढ़कर कितनी हो गई? कितनी परसेंट की ग्रोथ हुई है इसमें? 11.14% की ग्रोथ हुई है। अब ये ग्रोथ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स में हुई कैसे? ये ऐसे हुई कि मान लीजिए एक व्यक्ति था जिसका ये पूरा खेत था, ठीक है। तो अब मान लीजिए पूरा स्टेट है और इस स्टेट में ये एक ही खेत है एक व्यक्ति का, ठीक है। एक व्यक्ति का एक खेत हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए 2010 की बात है। 2015 में इसके 2 बेटे हुए और इस खेत को 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। तो अब 2015 में कितने खेत हो गए? 2।
एक का कितना हुआ, 2। पहले पूरे स्टेट में कितने खेत थे, 1। अब 2015 में कितने खेत हो गए, 2। तो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स कितनी हो गई, 1 से 2 हो गई। एक सिनेरियो तो ये होता है, ठीक है। दूसरा होता है कि इसने किसी को बेच दी, इसने ये वाला हिस्सा किसी को बेच दिया, ये वाला हिस्सा किसी को बेच दिया, ये हिस्सा किसी को बेच दिया, तो वो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स हो गई, जिस कारण से ये जो 2010-11 से लेकर 2015 में जो सेंसस हुई उसमें 11.14% का इजाफा हुआ, ठीक है। क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। ये हमने पढ़ा लैंड होल्डिंग्स के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये सारी यहाँ से स्कीम शुरू हो जाती है कि राजस्थान में कौन कौन सी स्कीम चल रही है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक डेटा मुझे और याद आ रहा है तो शायद स्लाइड में मैंने ऐड नहीं किया, या आगे आने वाली स्लाइड में आपको मिलेगा, वो डेटा पहले आपसे मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। डेटा क्या है कि राजस्थान में 2023-24 एडवांस एस्टिमेट्स की बात की जाए तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना हुआ, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं आपको की इंडिकेटर्स ऑफ राजस्थान में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जितना अपन इसको बार बार रिवाइज करेंगे, हर चैप्टर में अगर ये चीज रिपीट हो जाती है तो ये कंठस्थ हो जाती है। तो मैं आपको एक बार रिकॉल करिए, अगर आप याद आ रहा है आपको टोटल फूड प्रोडक्शन कितना हुआ। मुझे याद आ रहा है ये 245.01 लाख टन, ठीक है, इतना प्रोडक्शन हुआ एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से, जो कि पिछली बार कितना था, पिछली बार था 252.80 लाख टन, ठीक है। पिछली बार ज्यादा था, इस बार कम हुआ है। तो टोटल ग्रोथ रेट कितनी हुई, नेगेटिव हुई। ग्रोथ रेट कितनी, -3.08%, ठीक है, एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से। तो ये एक नंबर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार हमारा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो था वो 252.80 लाख टन था। इस बार एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से हमारा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है, 245.01 लाख टन। इसमें अगर और हम डेप्थ में जाते हैं तो 245 को हम 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। और आपने ग्रोथ रेट की बात करी ली, ग्रोथ रेट नेगेटिव में है, ग्रोथ हुई नहीं है, नेगेटिव में गया है 3.08%, ठीक है। अगर ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन की हम बात करें तो इसको 3 और भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है, सीजनल उसके हिसाब से। जैसे 245.01 लाख टन था, तो अगर इसकी बात की जाए खरीफ में कितना था, रबी में कितना था और जायद में कितना था, ठीक है। तो खरीफ का एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से अराउंड 89.83 लाख टन, ठीक है, ये तो हो गया खरीफ। रबी में 155.18 और जायद में 76.43 लाख टन। तो ये डेटा मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 245.01 लाख टन का टोटल प्रोडक्शन हुआ है, जो कि -3.08 ग्रोथ रेट को दर्शाता है। अब अपन बात करते हैं स्कीम्स की। ये सारी बातें हो चुकी हैं, अब स्कीम्स की बात करते हैं। या एक चीज और आपको बता देता हूँ, चलो एक डेटा और लीजिए आप, एक और फ्री फ्री फ्री, ठीक है। क्या है कि राजस्थान स्टेट में ये तो प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, मैं आरपीएससी के माइंडसेट के हिसाब से सोच रहा हूँ कि अगर एग्रीकल्चर एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करता है तो आरपीएससी पहला क्वेश्चन जो बनाएगी वो तो बनाएगी ये कि कितना प्रोडक्शन हुआ। दूसरा क्वेश्चन अगर आरपीएससी बनाती है तो ये बनाती है कि कितनी ग्रोथ रेट थी उस प्रोडक्शन की पिछले बार के रेस्पेक्ट में, तो नेगेटिव थी, -3.08। तीसरा क्वेश्चन अगर वो बनाती है आरपीएससी तो वो ये बनाएगी और इन डेप्थ जाने के लिए कि राजस्थान जो है वो इंडिया में फर्स्ट नंबर पे कौन कौन सी क्रॉप्स में आता है, ठीक है। तो वो पहले नंबर पे तो आता है बाजरा, दूसरे नंबर पे आता है रेप एंड मस्टर्ड, ठीक है, सरसों, रेप एंड मस्टर्ड, ठीक है। पहला हो गया बाजरा, रेप एंड मस्टर्ड दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया टोटल ऑयल सीड, फोर्थ हो गया ग्वार। ये 4 जो चीजें हैं ये किस राजस्थान को नंबर 1 पे बनाती है प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में, कि प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में नंबर 1 पे कौन आता है, राजस्थान आता है। किसमें, अगर बाजरा की बात की जाए तो बाजरा इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, नंबर फर्स्ट पोजीशन राजस्थान में। रेप एंड मस्टर्ड की बात की जाए तो राजस्थान नंबर 1 पे। टोटल ऑयल सीड्स की बात की जाए राजस्थान नंबर 1 पे। ग्वार की बात की जाए तो राजस्थान नंबर 1 पे। तो ये 4 ऑप्शन देखिए पूछ सकता है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें राजस्थान नंबर 1 पे आता है। तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से ये 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। ये जो ये है रबी खरीफ जायद, इस पे बनने के बहुत कम चांसेस है, लेकिन अगर बनता है तो आपको ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा कि सबसे ज्यादा रबी में हुआ, सेकंड नंबर पे खरीफ में प्रोडक्शन हुआ और थर्ड नंबर पे जायद में प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अब आते हैं स्कीम्स पे। मुख्यमंत्री
बीज स्वावलंबन योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री योजना है, मतलब राजस्थान की योजना है, स्टेट योजना है। बीज मतलब जितने भी सीड्स होते हैं उनसे रिलेटेड, स्वावलंबन मतलब खुद के ऊपर निर्भर, आत्मनिर्भर हो जाना। वो योजना जो राजस्थान के अंदर चीफ मिनिस्टर द्वारा चलाई जा रही है, जो बीजों से रिलेटेड है और जो फार्मर्स को स्वावलंबन प्रोवाइड करती है, खुद को आत्मनिर्भर बनाती है, वो स्कीम क्या है? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटेटिव सीड्स बाय फार्मर्स। फार्मर खुद अपने खुद के खेत में क्या बना रहा है? सीड प्रोड्यूस कर रहा है, और वो सीड भी कैसे? क्वालिटेटिव सीड, ठीक है। आपको पता है कि राजस्थान में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, ठीक है, राजस्थान में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है? राजस्थान में 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है टोटल, जिसमें से ये जो योजना चलाई जा रही थी, ये योजना सिर्फ 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में चलाई जा रही थी इनिशियली, जब ये चीज शुरू हुई, ठीक है। 2018-19 से पहले, 2018-19 से पहले क्या हो रहा था? 3 उसमें चलाई जा रही थी। मैं इसको डायरेक्ट ही यार इरेज कर देते हैं, ताकि आपको यहाँ पे मैं पूरा समझा सकूं अच्छे से। लिख लिख के समझाने में क्या होता है, अच्छे से याद होता है। फोटोग्राफिक मेमोरी जनरेट हो जाती है, जो कभी नहीं भूलोगे आप। एग्जाम में भी जब चीजें सामने आएगी तो आपको यही फोटोग्राफिक मेमोरी याद आएगी, ठीक है। क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना में 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में पहले ही चल रही थी। कौन कौन से? कोटा, भीलवाड़ा, ठीक है, और उदयपुर। कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में ये 3 क्लाइमेटिक जोन्स में चल रही थी। लेकिन 2018-19 के बाद से ये 10 के 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द स्टेट है, उसमें इसको स्टार्ट कर दिया गया। सीड प्रोडक्शन, सीड किस चीज की प्रोडक्शन करनी है अपने को? व्हीट के सीड, गेहूं के सीड, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, ग्राउंडनट एंड उड़द, ठीक है। अप टू 10 years ओल्ड आर बीन टेकन अंडर दिस स्कीम। ये सारी चीजें इन सब चीजों का सीड प्रोडक्शन करना है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना में पूरे स्टेट में चलाई जा रही है, और पूरे स्टेट में ये कब से शुरू हुई? ठीक है, पूरे स्टेट में कब से शुरू हुई? 2018-2019 से। नेक्स्ट हम स्कीम की बात करते हैं। नेक्स्ट स्कीम आती है इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस इन नॉन एंडेमिक एरियाज। पेस्ट कंट्रोल और डिजीज जितनी भी है उनको इरेडिकेट कर देना, ठीक है। कैसे इरेडिकेट होगी वो? प्रॉपर इंसेक्टिसाइड से, प्रॉपर फंगिसाइड से, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम इन्फेस्टेशन ऑफ बाय पेस्ट एंड डिजीजेस। तो पेस्टिसाइड यूज करो, इंसेक्टिसाइड यूज करो, फंगिसाइड यूज करो, ठीक है। ए प्रोविजन हैज बीन केप्ट प्रोवाइड प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स ऑन सब्सिडी, ठीक है। तो प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स जो हैं, मतलब जो पेस्टिसाइड्स हैं या वीडीसाइड हैं, जैसे ये आ गया यहाँ पर देखो, ये पेस्टिसाइड बता रहे हैं और वीडीसाइड बता रहे हैं, ठीक है। इन सब पे क्या देनी चाहिए? सब्सिडी देनी चाहिए। सब्सिडी कैसे? कि अगर 100 रुपए का कोई पेस्टिसाइड आ रहा है तो 20 रुपए की सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने, और वो 80 रुपए में ही प्रोवाइड कराया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान उसको यूज करें। किसको? उस पेस्टिसाइड को, उस वीडीसाइड को, उस फंगिसाइड को या उस इंसेक्टिसाइड्स को, ताकि हम पेस्ट को कंट्रोल कर सके, इरेडिकेट कर सके। हम कोई किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट के द्वारा कोई डिजीज अगर चल रही है तो उस डिजीज को इरेडिकेट कर सके। तो ये एक सेकंड स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग फॉर विमेन। इन सब स्कीम्स में एक्चुअली हो क्या रहा है ये जानने की, ये सबसे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या चीज है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। कि कोई भी स्कीम के बारे में आपसे पूछा जाता है तो उस स्कीम से रिलेटेड फैक्ट्स जो है वही इंपॉर्टेंट होंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अब ये इसकी बात करते हैं हम, ट्रेनिंग फॉर वुमेन, ठीक है। तो ट्रेनिंग फॉर वुमेन में क्या है? 1 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। कितने दिन की? 1 डे ट्रेनिंग, ठीक है। कहाँ पर दी जाएगी? ग्राम पंचायत लेवल पे दी जाएगी। एक गाँव से औरतें सेलेक्ट होंगी। कितनी औरतें सेलेक्ट होंगी? 30 विमेन फार्मर सेलेक्ट होंगी। कोई एक दिन सेलेक्ट किया जाएगा और उस एक दिन में ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग में क्या बताया जाएगा? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में ट्रेन किया जाएगा उनको, ठीक है। और क्या मिलेगा उनको? 3,000 रुपए मिलेंगे पर ट्रेनिंग, ठीक है, 3,000 रुपीज। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भाई ट्रेनिंग फॉर वुमेन जो स्कीम चल रही है एग्रीकल्चर में, वो 7 डेज की स्कीम चल रही है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये पूछ लेंगे। सेकंड पॉइंट ये पूछ लेंगे कि उसमें 4,000 रुपए मिलते हैं,
ठीक है, अब बताओ पहला पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, या पहला दूसरा दोनों गलत है? तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? 7 डेज ट्रेनिंग नहीं, 1 डे ट्रेनिंग हो रही है। 4,000 रुपए नहीं, 3,000 रुपए मिल रहे हैं। अगर आपने मेरा वीडियो देखा हुआ होगा तो आप फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन को, जो गलत है मतलब डी ऑप्शन जो है, उसको आप करेक्ट कर देंगे कि ना तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ये भी गलत है, और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, ये जो डेटा है ये डेटा अपने काम का नहीं होता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कितना बजट कहाँ हुआ और कितनी पेमेंट हुई, ये आरपीएससी कभी नहीं पूछता। आरपीएससी क्या पूछेगा इस पर्टिकुलर उसमें से? 3,000 रुपए पे नजर जाएगी आरपीएससी की, ग्राम पंचायत लेवल पे, 1 डे ट्रेनिंग, 30 विमेन फार्मर्स, बात खत्म। अब नेक्स्ट आते हैं इंसेंटिव टू गर्ल्स इन एग्रीकल्चर एजुकेशन। गर्ल्स को क्या दिया जा रहा है? इंसेंटिव दिया जा रहा है। किस चीज में इंसेंटिव दिया जा रहा है? एजुकेशन में। हर तरह की एजुकेशन नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर एजुकेशन। ठीक है, कौन प्रोवाइड करवा रहा है? ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि एनकरेज किया जाए उन्हें कि और ज्यादा एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ो फॉर्मली। ठीक है, ताकि अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स को अवेयर कर सको। ठीक है, कौन प्रोवाइड करवा रहा है ये सब्सिडी? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, 3 लेवल में, सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी। ठीक है, लेकिन जो इंसेंटिव का जो रकम है, जो इंसेंटिव का जो फंड है, जो रुपीज जितने मिल रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि सीनियर सेकेंडरी वाली लड़की को भी उतना ही मिल रहा है जितना ग्रेजुएशन या पीएचडी वाले को मिल रहा है। उसकी रेट अलग अलग है। अब रेट अलग अलग आपको कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। और मुझे किसने बताया है? इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ने। क्या बताया है? कि अगर सीनियर सेकेंडरी लेवल पर कोई लड़की एग्रीकल्चर स्टडी कर रही है तो उसको 15,000 रुपीज मिलेंगे। अगर बीएससी, एमएससी, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कोई लड़की कर रही है तो उसको 25,000 रुपए मिलेंगे पर ईयर की बात हो रही है। और अगर कोई लड़की एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट में पीएचडी कर रही है तो उसको 40,000 रुपीज मिलेंगे पर ईयर। ये कौन प्रोवाइड कराएगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद ये जो बजट अलॉटमेंट हुआ, कितनी लड़कियों ने किया, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि अगर स्कूल में है लड़की 12th क्लास में, 15,000 मिल गए उसको 1 साल के। बीएससी एमएससी पढ़ रही है, 25,000 मिल गए 1 साल के। पीएचडी पढ़ रही है, 40,000 रुपए मिल गए 1 साल के। बात खत्म। इससे ज्यादा अपने को आरएस प्री के लिए नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ना होगा तो फिर तो बहुत सारा सामान हो जाएगा पढ़ने के लिए। कौन बताएगा आपको कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट? मैं बताऊंगा। और मुझे किसने बताया है? मुझे बताया है प्रीवियस ईयर पेपर्स, 2013, 2016 का पेपर, 2018 का प्रीलिम्स का पेपर, 2021, 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर है, उसने मुझे बताया है। वह चीख चीख कर कह रहा है कि ये जो डेटा है यही इंपॉर्टेंट है भैया, इसके अलावा ये डेटा मैंने आज तक नहीं पूछा। ये कौन कह रही है? आरपीएससी कह रही है अपने एग्जाम पेपर्स के थ्रू। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, अब एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन से हमारा क्या मतलब है? डेमो देना। ठीक है, सामने आपको करके दिखाना कि किस तरह से एग्रीकल्चर होता है, किस तरह से टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। ठीक है, आप देखेंगे तभी आप बिलीव कर पाएंगे। सीइंग इज बिलीविंग। ठीक है, इस उद्देश्य से फार्मर्स को सामने डेमो दिया जाता है, क्रॉप डेमोन्स्ट्रेशंस दिए जाते हैं, ऑन फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है। किस चीज का? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का। ड्रिप एंड इरिगेशन सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, तो वो कैसे काम करेगा, उसे कैसे हमें यूज करना है, कोई यूजफुल टूल है वो कैसे यूज करना है फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रांसफर ऑफ न्यू इम्प्रूव्ड एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, मान लीजिए कि आपको एग्रीकल्चर में ये फील्ड है और आपको 4 काम करने हैं। ठीक है, उस 4 के लिए आप पहले 4 अलग अलग मशीन्स लगा रहे थे। ठीक है, पहले ये मशीन चलती थी खेत में, फिर उसके बाद ये सेकंड मशीन, उसके बाद थर्ड मशीन, उसके बाद फोर्थ मशीन, और यहाँ पे फिर क्या होता था? आउटपुट निकलता था। अब क्या हो गया कि एक नई टेक्नोलॉजी आई, एक नई मशीन आई है जिसमें ये चारों ही एक ही बार में काम करके आउटपुट देता है। एक ही बार चलाना पड़ता है उस नई मशीन को। तो उसका क्या करना है? उसका डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। ठीक है, किसको देंगे? फार्मर्स को देंगे। ठीक है, और फार्मर्स को देने के बाद क्या होगा कि वो देखेंगे तो बिलीव करेंगे। तो ये एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन है। उसके बाद आता है सीड मिनी किट। सीड मतलब बीजों के किट बनाकर दिए जाएंगे फीमेल फार्मर्स को। ठीक है, अब दिए जा रहे हैं तो पैसों में दिए जाएंगे, तो फिर क्या ही मतलब है उस स्कीम को चलाने का? फ्री में दिए जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। फ्री ऑफ कॉस्ट टू पॉपुलराइज द न्यूली रिलीज वेराइटी ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स अमॉन्ग फार्मर्स। ठीक है, अब मान लीजिए एक किसान है, वो इस पर्टिकुलर खेत में खेती कर रहा है। ठीक है, वो मान लीजिए ABC नाम का एक बीज है, वो इस खेत में बोता है और 100 टन जो है
वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यहाँ से होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, XYZ नाम का एक नया बीज आता है जो इससे थोड़ा सा महंगा है, लेकिन वो गारंटी देता है कि आपका प्रोडक्शन जो है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये महंगा है, तो फार्मर क्या करता है, छोटी सी डिफरेंस के लिए इस इतने बड़े डिफरेंस को भूल जाता है कि यहाँ उसके पास पैसा नहीं है, तो XYZ बीज की जगह उसने कहा यार ABC ही कंटिन्यू चलने दो। ऐसी स्थिति में क्या होता है, फीमेल फार्मर्स को ये सीड मिनिकेट दे दिया जाता है, जिसके कारण फार्मर्स ये XYZ नई वैरायटी का सीड यूज करेंगे और अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या करेंगे, डबल कर देंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिनिकेट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो माइक्रो क्वांटिटी में हो, माइक्रो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स, जैसे नाइट्रोजन हो गया, अमीनो एसिड्स वगैरह हो गए। ठीक है, नाइट्रोजन कहां पर यूज में लिया जाता है, NPK, ठीक है, अमोनिया, ये सारी चीजें, इनके मिनिकेट देना। ठीक है, किस पर, सब्सिडी पर, और सब्सिडी कितनी, 90% सब्सिडी ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड। अब सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है, एक मान लीजिए खेत है, ठीक है, इस खेत में हर जगह की मिट्टी अलग अलग होगी, तो इस खेत में भी एक पर्टिकुलर टाइप की मिट्टी है, और उस पर्टिकुलर टाइप की मिट्टी में मान लीजिए N, P और K, ये 3 तरह के फर्टिलाइजर्स होते हैं, इन 3 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस, K मतलब पोटेशियम। अब इसका मान लीजिए 33% होना चाहिए, ये अपन फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर खेत में कितना है, 20%, 60%, ठीक है, नहीं 20%, ये भी 20%, और ये कितना है, ये भी 20%। ठीक है, इस चीज का पता कैसे चलेगा, इस चीज का पता चलेगा सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा। ये कार्ड सॉइल की लैब में टेस्ट होगा, और लैब में टेस्ट होने के बाद बताएगा कि इस सॉइल में ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये इस रेशियो में अवेलेबल है। इस रेशियो को परफेक्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए, वो न्यूट्रिएंट सॉइल हेल्थ कार्ड आपको बताएगा, और ये जो मिनी किट है ये दे दिया जाएगा फार्मर्स को 90% सब्सिडी में। मतलब अगर 100 रुपीज का एक माइक्रो न्यूट्रिएंट किट है, तो वो सरकार की तरफ से सिर्फ 10 रुपए में आएगा। अडेप्टिव ट्रायल सेंटर असिस्टेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या होगा, सेंटर्स बना दिए जाएंगे ट्रायल के। ठीक है, किस चीज के, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन जितने भी हैं, एग्रीकल्चर लैब्स जितनी भी है, जैसे काजरी हो गया, आफरी हो गया, या दुर्गापुरा जयपुर में अपनी एक एग्रीकल्चर लैब है, वो सारी लैब्स क्या करेंगे, रिकमेंड करेगी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के द्वारा, ठीक है, कि क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, अडेप्टिव ट्रायल बेसिस पे उनको चलाया जा सकता है। जैसे क्या होगा, फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, फील्ड स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी, नो हाउ टेक्निक्स, नई नई टेक्निक्स के बारे में, उनके सॉल्यूशंस, जो प्रॉब्लम्स हुई है पर्टिकुलर खेत या पर्टिकुलर क्रॉप के रिगार्डिंग, उसके सॉल्यूशंस सबमिट किए जाएंगे। ठीक है, न्यू इम्प्रूव्ड एग्रो टेक्निक्स, जैसे पहले डायरेक्ट इरिगेशन होता था, फिर आया स्प्रिंकलर, ठीक है, वो बहुत अच्छा समझा गया। फिर उसके बाद अब नई चीज आ गई, क्या आ गई, ड्रिप इरिगेशन, वो और ज्यादा वाटर कंजर्वेशन को भी ध्यान में रखा गया, और एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो खेत को दिया गया। और अब इसके बाद भी एक नई चीज आ रही है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है कि इरिगेशन कम से कम हो और क्रॉप ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या, ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ड्रिप इरिगेशन का ही एक मॉडिफाइड रूप ये दिया गया है। टेस्टिंग ऑफ द अडेप्टेबिलिटी, हाइब्रिड इंप्रूव्ड वैराइटीज एंड इनपुट्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर की हेल्प ली जाएगी। मॉडल ऑर्गेनिक फार्म्स जनरेट किए जाएंगे, जो कि एक स्पेसिमेन बने लोगों के लिए, फार्मर्स के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, अर्थवॉर्म से रिलेटेड जो कंपोस्ट बनाया जाता है, जो वेस्ट मटेरियल्स अर्थवॉर्म्स निकालते हैं, उससे एक खाद बनाई जाती है, ऑर्गेनिक खाद, उनका यूज, सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम चालू किया जाए। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई है तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। आगे चलते हैं, असिस्टेंट फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन थ्रू फेंसिंग। ये एक खेत है, ठीक है, इसमें क्या प्रोडक्शन कितना होता है, वही मान के चलेंगे 100 टन। ठीक है, इससे ज्यादा अपन मान ही चल रही है, अपना स्टैंडर्ड है कि ये एक खेत 100 टन को कर रहा है। लेकिन अभी इसमें बाउंड्री नहीं है, तो होता क्या है कि नील गाय या और बहुत सारे जानवर, जैसे वाइल्ड पिग, ये नील गाय, ये एग्जांपल दिया हुआ नील गाय,
ब्लू बुल्स या वाइल्ड पिग हो गया, ठीक है, ये सारे इसके अंदर घुस जाते हैं और जो क्रॉप यील्ड है उसको कम कर देते हैं। मतलब इस फील्ड की कैपेसिटी कितनी है, इस फील्ड की कैपेसिटी है 135 टन की, लेकिन ये जो 35 टन है ये कौन खाते हैं, वाइल्ड पिग खाते हैं, नीलगाय खा जाती है। तो इससे बचाने के लिए क्या किया जाएगा, बार्ब्ड वायर से फेंसिंग कर दी जाएगी, ठीक है। ये फ्लेक्सी फंड ऑफ नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, इसके तहत ये एक फ्लेक्सी फंड है जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है फार्मर्स को फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बार्ब्ड वायर फेंसिंग, जिसके कारण नीलगाय और वाइल्ड पिग नहीं आ सके, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, ये नेशनल मिशन है, तो सीधी सी बात है कि इसमें क्या होगा, सेंटर का फंडिंग होगी, स्ट्रेटेजिक रिसर्च की जाएगी, एक्सटेंशन प्लान किया जाएगा। एक्सटेंशन कैसे कि एग्रीकल्चर पहले क्या हो रहा था कि ये खेत है, ये 100 टन कुछ भी बाजरा उगाता है और ये बाजरा सीधे सीधे मार्केट में बेच जाता है। एक्सटेंशन का क्या मतलब है, एक्सटेंशन का मतलब है कि ये जो किसान है ये यहाँ खेत से भी जुड़ा हुआ है और ये यहाँ मार्केट से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर कोई बीच में इन बिटवीन कोई प्रोसेसिंग यूनिट है तो यही किसान इससे भी जुड़ा हुआ है, तो ये एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी का एक्सटेंशन हो गया। समझ में आ रही है बात। तो ये जो मिशन है ये उस चीज पर काम करता है कि एग्रीकल्चर को एक्सटेंड किया जाए, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल लेवल पर। मल्टी डायमेंशन का हो गई कि वो इरिगेशन भी कर रहा है, इंटीग्रेशन कर रहा है स्टेक होल्डर्स से अलग अलग ब्लॉक लेवल पे, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की जा रही है, एग्रीकल्चर सिस्टम की तो बात की ही जा रही है, साथ में वो फार्मर ग्रुप से भी जुड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी रिड्यूसिंग द गैप इन एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है, फार्मर मार्केटिंग से भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से एक लिंक बन गया एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का, और ये सारे लिंक जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को एक्सटेंड कर रहे हैं। अब नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और टेक्निकल मिशन जो है उसके 3 सब प्लान है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के ये 3 प्लान है, इन 4 हैं, इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो जो 3 है वो मैं आपको बता देता हूं, तो एक जो नहीं होगा वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला क्या है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ठीक है। तो पहला तो ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का पार्ट हो गया, यहां जो दिया हुआ है ये सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ठीक है, डन, इसको आप करेक्ट मान लीजिए। आगे चलते हैं, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ठीक है, मैकेनाइज्ड हो रही हैं चीजें, ठीक है, और सब मिशन ऑफ सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, ये 3 चीजें। पहली चीज क्या हो गई, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हो गया, दूसरा क्या हो गया, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन हो गया, और तीसरा क्या हो गया, सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल हो गया, ठीक है। ये सब मिशन 3 है। डन। एक और नेशनल मिशन की बात कर लेते हैं, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वन ऑफ द रिस्ट्रक्चर्ड स्कीम है ये, ठीक है। मतलब पहले से ये स्कीम चलती आ रही थी लेकिन थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर किया है, 4-5 चीजों को मिलाकर एक स्कीम को बना दिया गया। 4-5 स्कीम कौन सी बनी, माइक्रो इरिगेशन, नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन। दूसरा क्या है, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। एक तो माइक्रो इरिगेशन को मिला दिया, माइक्रो इरिगेशन में क्या आता है, ड्रिप एंड स्प्रिंकलर, ये 2 चीजें किस में आती है, माइक्रो इरिगेशन में आती है। नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, केमिकल्स का यूज नहीं किया जाए, ठीक है, सस्टेनेबल तौर पर वो बनाया जाए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात हो गई ना, कि मतलब पानी भी कम से कम यूज किया जाए, केमिकल्स ना के तौर पर यूज किए जाए, और सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी एंड रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब रेन से ही ज्यादा से ज्यादा चीजें रेन फेड एरिया डेवलपमेंट कर दिया जाए। अब इसका फंडिंग पैटर्न क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी नेशनल मिशन चलता है तो 99% में जो फंडिंग पैटर्न होता है वो 60-40 होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो है वो 60 देती है, और राजस्थान गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 40% देती है, ठीक है। 99% केसेस में ये होता है, कोई 1-2 अपवाद इसमें रहते हैं। तो ये आप चीजें याद कर लीजिए, इसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आरपीएससी इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाती है। पिछली बार भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पर्टिकुलर स्कीम का नाम दे दिया गया था, उसमें बताया गया था कि इसके 4 कंपोनेंट होते हैं, सॉरी 3 कंपोनेंट होते हैं, और एक कंपोनेंट उसमें नहीं था, वो कौन सा नहीं है वो बताओ। नेशनल हाउसिंग बोर्ड उसका आंसर था, जो मैंने इसमें भी बताया हुआ है, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बोर्ड उसका आंसर था। तो इस तरह से यहां भी पूछा जा सकता है कि नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कौन कौन से वो हैं जो स्कीम्स को मिलकर बनाया गया है। तो पहला तो हो गया माइक्रो इरिगेशन, ठीक है, दूसरा हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग, तीसरा हो गया नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, और चौथा हो गया रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। डन।
आगे चलते हैं। अब जैसे कि नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी में भी 3 सब मिशन थे, ठीक है, वैसे ही ये जो अभी हमने पढ़ा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इसके भी 3 सब मिशन है। कौन कौन से हैं? पहला है रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, रेन फेड एरिया को का डेवलपमेंट करो, ठीक है। सेकंड हो गया सॉइल टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग एंड सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। थर्ड इसका क्या हुआ? सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर सिर्फ क्रॉप्स वगैरह का ही नहीं, फॉरेस्ट्री का भी करो, कि मतलब पेड़ भी उगाए जाएं, फॉरेस्ट भी बनाए जाएं, ठीक है, ट्री प्लांटेशन किया जाए एग्रीकल्चर के साथ साथ। तो ये तीनों चीजों के बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये तीनों चीजें क्या है? ये सब मिशंस हैं किसके? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के 3 सब मिशंस हैं। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या होगा कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स जितने भी हैं अपने, कितने हैं टोटल? 10। उनमें जो भी रेनफेड एरिया है उसको डेवलप किया जाए, लाइव स्टॉक बेस्ड, हॉर्टिकल्चर बेस्ड, ट्री बेस्ड फार्मिंग सिस्टम्स वहां पर लगाए जाए, आईएफएस एक्टिविटीज वहां पर की जाए, अलाइड एक्टिविटीज की जाए, ताकि वो जो पूरा एरिया है उसका डेवलपमेंट हो एग्रीकल्चर तौर पर, ठीक है। द फार्मिंग सिस्टम्स आर बीइंग टेकन अप अलोंग विद अदर एक्टिविटीज लाइक वर्मी कंपोस्ट यूनिट वहां पर बनाए गए, ठीक है। उसके बाद सेकंड, ये तो हो गया फर्स्ट रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेकंड प्रोग्राम क्या हो गया इसमें? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत सॉइल टेस्टिंग एंड सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो सबसे पहले कहां पर बना था, सबसे पहले कहां पर लागू हुआ था? वो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी आया हुआ है एग्जाम में, जब ये चीजें स्कीम चल रही थी। शायद मेरे हिसाब से यूपीएससी में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सॉइल हेल्थ कार्ड कहाँ से शुरू हुआ था। ये सूरतगढ़ से शुरू हुआ था, गंगानगर में, ठीक है। तो उससे क्या होगा? केमिकल फर्टिलाइजर्स का जुडिशियस यूज किया जाएगा, मतलब उस खेत में जितनी आवश्यकता होगी ना फर्टिलाइजर्स की, सॉइल हेल्थ कार्ड ये बताएगा कि यहाँ पर इतने ही फर्टिलाइजर्स चाहिए, ना कम पड़ेंगे ना ज्यादा पड़ेंगे, जुडिशियस यूज होगा फर्टिलाइजर्स का, बायो फर्टिलाइजर्स का। सॉइल हेल्थ जो है वो बढ़ेगी, और अल्टीमेटली क्या बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी। और यही फाइनल आउटकम रहता है हर एग्रीकल्चर यूनिट का, कि हमें प्रोडक्टिविटी क्या करनी है? इंक्रीज करनी है। सॉइल टेस्टिंग सर्विसेज की जाए, प्रमोट की जाए, इशू किया जाए, क्या? सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किया जाए, ठीक है। और ये सारी चीजें, अब ये टोटल कितने सॉइल हेल्थ कार्ड हुए इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि 7,20,000 का टारगेट था, और 7,21,000 सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो इशू किए जा चुके हैं। ये एक इंफॉर्मेशन का विषय है, मोटिवेशन का विषय है कि टारगेट से हमेशा ज्यादा अचीव करना चाहिए, ठीक है। सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री में 17-18 में ये चीज शुरू हुई। इससे क्या किया जाएगा? एनकरेज करो और एक्सपेंड करो ट्री प्लांटेशन को इन एग्रीकल्चर। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक खेत था, ठीक है। अब इसमें अपन क्या किया जा सकता है? इसमें ये किया जा सकता है कि इसके चारों तरफ एक पर्टिकुलर बेल्ट बना दी जाए, ठीक है, किसकी? ट्रीज की, बिग ट्रीज की, जिससे क्या होगा? मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट होगा। पहला तो ये इफेक्ट होगा कि आप इससे एक अलग प्रोड्यूस आप ले सकते हैं। दूसरा क्या होगा? सॉइल इरोजन को ये लोग काउंटर करेंगे। वाटर इरोजन होगा या विंड इरोजन होगा, शीट इरोजन, किसी भी टाइप का इरोजन होगा, ये एक प्रोटेक्टिव बेल्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट होता है एग्रो फॉरेस्ट्री से। क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल यूज किया जाए, एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस, डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स, कितने क्लाइमेटिक जोन्स है राजस्थान में? 10। लैंड यूज कंडीशंस, ये सारी चीजें की जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में बात की गई है। परंपरागत मतलब पुराने तौर तरीकों से, नया कुछ नहीं। नया क्या नहीं? केमिकल्स नहीं, फर्टिलाइजर्स नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। क्या चीज? परंपरागत तौर पर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए, इस योजना का मेन टारगेट ये है, ठीक है। इज द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकल्स, फ्री फ्रॉम केमिकल्स, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, बाय अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज। मतलब पुराने टाइम पर क्या परंपरागत तौर पर क्या किस तरह की खेती हुआ करती थी? लो कॉस्ट खेती हुआ करती थी, कि ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं करना। इन्वेस्टमेंट होता कहाँ पर है? अगर सीधी सीधी बात की जाए, यही तो होता है कि आप केमिकल्स फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज कर रहे हो, वीडीसाइड्स यूज कर रहे हो अलग अलग, यहीं पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। इसको अपन ने खत्म कर दिया तो अपन किस तरह की खेती में आ गए? लो कॉस्ट खेती में आ गए। उसमें क्या होगा? ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी, ठीक है, क्लस्टर अप्रोच से। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, पीएसए प्रोग्राम, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली बात है नहीं, ठीक है।
पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ भी कुछ ज़्यादा अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन कंपनी पीजीएस इंडिया स्टैंडर्ड। राष्ट्रीय किसी भी कृषि विकास योजना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट किया जाए कि हो रहा है लगातार, ठीक है, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने की, राष्ट्रीय आ गया ना, तो क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने की, कब की, 2007 2008 में कृषि विकास योजना को किया गया। इसके लिए क्या किया गया कि प्लान्स बनाए गए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कॉम्प्रिहेंसिव टेकिंग। अब क्या क्या होता है कि जैसे कि पता है आपको 10 एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, अपनी अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं या एक ही तरह के सीड्स हैं या एक ही तरह की खेती सारे पूरे स्टेट में होगी, अलग अलग तरीके का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ढलते हुए क्या करनी है, खेती करनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आरपीएससी अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाती है तो ये बनाती है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब लागू की गई, 2007-8 उसका आंसर है। ठीक है, राष्ट्रीय योजना है तो जीओआई और जीओआर का फंडिंग पैटर्न क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको हैक बता दिया ऑलरेडी कि 60-40 का रेशियो होगा 99% केस में। अगर आपको आता है तो आप 60-40 कर दीजिए, पढ़ा हुआ है तो, नहीं पढ़ा हुआ तो भी ये कंटेस्ट कर लीजिए कि अगर राष्ट्रीय नेशनल लेवल का कोई योजना है और उसके बारे में फंडिंग पैटर्न पूछ रहा है, दो तरह के फंडिंग पैटर्न पूछ सकते हैं, 70-30, 50-50, 60-40, नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्या करेंगे आप, 60-40। 99% केसेस में आंख बंद कर दीजिए, आता है तो वेरी गुड, नहीं तो 60-40 कर दो, आपका आंसर 99% सही होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना क्वेश्चन क्या बन सकता है इस पे, नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, तो वो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। क्यों हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ही क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोड है, तो उसी से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट हो लेकिन जिसपे ज्यादा लोड ना हो तो वो क्या है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। तो इसको क्या बना दो, नोडल बना दो, डन। ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट होता है उसमें सब डिविजन होते हैं काफी। अब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं अपन, जैसे ये पूरा डिपार्टमेंट है, इसमें ये सब डिविजन हैं बहुत सारे। ठीक है, ये इतने सारे सब डिविजन हो गए, इसमें मान लीजिए 1 लाख कंज्यूमर्स हैं, इसमें 80,000 कंज्यूमर्स है, इसमें 2 लाख कंज्यूमर्स है, सब में अलग अलग कंज्यूमर्स हैं डिपार्टमेंट में। और किसी भी एक चीज के लिए हमें नोडल डिपार्टमेंट बनाना है, नोडल ऑफिस बनाना है किसी भी एक सब डिवीजन को, तो हम उसी को बनाएंगे ना, इसमें काम कम होता है। तो इसलिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को हमने यहाँ नोडल डिपार्टमेंट बना रखा है कृषि सिंचाई योजना में। ठीक है, अब ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है तो नेशनल लेवल की हो गई। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंचाई योजना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड आर इम्प्लीमेंटेड बाय बोथ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। फंडिंग पैटर्न क्या होगा, 60-40, डन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, भाई साहब मेंस में क्वेश्चन आया था जुलाई में, जो अभी मेंस हुआ है, कितने नंबर का क्वेश्चन आया होगा, लोग तैयारी कर गए थे 2 नंबर के क्वेश्चन की। अगर आप ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ोगे ना, 10 नंबर का डेटा है पूरा, और 10 नंबर का क्वेश्चन ही पूछा गया था इकोनॉमिक सर्वे में। इसलिए मैं कहता हूँ ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे ही पढ़ो। लोग नोट्स निकाल रहे हैं, कुंजियां निकाल रहे हैं कि 10 पेज का इकोनॉमिक सर्वे दे दिया, ये पढ़ लो और हो जाओगे पास, नहीं, फेल हो जाओगे, कुछ नहीं रखा। इंपॉर्टेंट क्या है, राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने जो डॉक्यूमेंट निकाला है उसी का ही प्रिंट निकाल लो और उसी को ही रख लो। ये जो सामने आपको मैं करा रहा हूँ ये भी वही है, ऑफिशियल डेटा पूरा का पूरा, एक शब्द भी इधर का उधर नहीं है। इसी से हम पढ़ रहे हैं और इसी से पढ़ना भी चाहिए, यही राइट चॉइस है। ठीक है, डेटा क्या कहता है, डेटा ये कहता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सबसे पहले तो इस नाम की चर्चा करते हैं हम। प्रधानमंत्री क्या कह रहा है, नेशनल लेवल की स्कीम है। ठीक है, फिर आ जाओ फसल, मतलब क्रॉप्स को बीमा प्रोवाइड करा रहे हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। इंश्योरेंस स्कीम है, कब से शुरू हुई, 2016 से शुरू हुई। 2016 से भी कब में, खरीफ से। ठीक है, खरीफ मतलब जुलाई में जो मानसून आने पर जो फसलें बोई जाती है ना, वो फसलों की बात हो रही है। जुलाई 2016 से, अगर सीधा सीधा जुलाई 2016 नहीं लिखना है अपने को, लेकिन खरीफ 2016 लिखना है। ठीक है, खरीफ, रबी, जायद, ये सिस्टम चलते हैं एग्रीकल्चर में। कौन कौन सी फूड क्रॉप्स वो होती है, सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, अब फार्मर को प्रीमियम देना है तो कितना परसेंट देगा फार्मर, 3 तरह की फसलें हैं। ठीक है, खरीफ, रबी, जायद। खरीफ के लिए जो फार्मर है वो प्रीमियम देगा 2% का। ठीक है, रबी के लिए कितना देगा, 1.5% का, और जायद के लिए कितना देगा, 5% का। ठीक है, ये किसान की तरफ से आएगा प्रीमियम। ठीक है, अब इससे क्या होगा,
अब रिवैम्प्ड गाइडलाइंस हुई 2020 खरीफ में, वापस की गाइडलाइंस को थोड़ा सा चेंज किया गया यहाँ से। क्या चेंज किया गया कि मैक्सिमम प्रीमियम सब्सिडी बॉन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 25% ऑफ इरिगेटेड एरिया एंड 30% ऑफ नॉन इरिगेटेड एरिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सब्सिडी देगी ना, वो 20 इरिगेटेड एरिया अगर है तो उसके लिए 25% देगी, और अगर नॉन इरिगेटेड एरिया है तो 30% देगी। इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, आप इसको याद रखना चाहें रख सकते हैं, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। फॉर पेमेंट ऑफ प्रीमियम सब्सिडी एंड इंसेंटिव टू प्राइमरी वर्कर्स, ठीक है। कंडक्टिंग क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट स्टेट फंडेड स्कीम इज इन ऑपरेशन, ठीक है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर सिर्फ ये दो डेटा याद रखने हैं। पहला डेटा क्या है, खरीफ 2016 से शुरू हुआ। दूसरा डेटा क्या है, खरीफ की प्रीमियम कितना है 2%, रबी का प्रीमियम 1.5% और जायद का प्रीमियम 5%, ठीक है। गाइडलाइन चेंज हुई है खरीफ 2020 से, इसको रट लो यार कि GOI जो है वो इरिगेटेड एरिया जहाँ पानी है वहां पे 25% सब्सिडी देगा, और जो नॉन इरिगेटेड एरिया है वहां पे 30% सब्सिडी देगा। बात खत्म हो गई। 25% 30%, इरिगेशन है 25% दे दो, नॉन इरिगेटेड एरिया है 30% सब्सिडी दे दो, ठीक है। तो ये हमने कुछ चीजें आज पढ़ी। मैं यहीं तक हाफ चैप्टर आज कंप्लीट कराता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम और पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबे लेक्चर्स होते हैं ना तो फिर बोरियत सी होने लग जाती है। फिर ऐसा हो जाता है कि यार अब इतना ही पढ़ो। अपने को अच्छे से कवर करना है तो यही होगा, छोटे छोटे लेक्चर्स में आपको पढ़ाऊंगा ताकि इसका आप रिविजन टाइम टू टाइम कर सके। और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन से मैं आपको इसका सेकेंड पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट करा दूंगा, एग्रीकल्चर जो चैप्टर है वो पूरा, ठीक है। तो अभी तक जो पढ़ा है उसका रिविजन आप साथ साथ करते चलिए। बहुत ईजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, और उसी तरह समझा रहा हूँ, वही चीजें समझा रहा हूँ जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। RPSC की जो सोच रहती है ना क्वेश्चंस बनाने की, उसी सोच पे चलते हुए हर एक टॉपिक को पकड़ के, कोई भी टॉपिक पहली बात तो हमने छोड़ा नहीं है, सारे टॉपिक कवर किए हैं, ठीक है। और हर टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, डेटा है, वो मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आप उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। कल एग्रीकल्चर का सेकंड पार्ट लेकर मैं आपके पास वापस मिलूंगा इसी टाइम, ठीक है। आप पुराना जो भी है वो रिवाइज करते रहिए कंटिन्यू। मेरा टारगेट ये है कि अगले 10 से 15 दिन में मैं आपका पूरा इकोनॉमिक सर्वे इन डेप्थ बहुत अच्छे से कवर करा दूं। तो आप यहाँ पे अगर जुड़े रहेंगे तो इन लेक्चर्स के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आना, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे में से अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये लेक्चर आपके लिए वरदान है। तो इनको तो आप पकड़ के 2 बार 3 बार 4 बार जितना आप रिविजन कर सको अपनी बौद्धिक क्षमता अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार वो कर दीजिए। गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको कि इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। कल मिलते हैं, आगे का पढ़ते हैं अच्छे से और मेहनत करते हैं। थैंक यू।